महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर रेवाड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। भूपेंद्र यादव ने मंच से लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा। वह कहा कि बीते 70 साल में कांग्रेस ने ओबीसी का भला नहीं किया। मोदी सरकार ने 7 साल में आरक्षण से लेकर अनेक मुद्दों पर ओबीसी का भला किया और उनको लाभ भी मिला। अब सुनाते हैं पूरे मसले को, आखिर उन्होंने क्या कहा। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी भी पहुंचे थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री राव नरवीर भी पहुंचे और उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधा। अब देखिए पूरे भाषण में किस नेता ने क्या कहा। नारा लगाएंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले। जरा जोर से, महात्मा ज्योतिबा फुले। महिलाओं को तो ज्यादा लगाने चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। आज के महात्मा ज्योतिबा फुले के इस जयंती कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित संसद में मेरे साथी और हरियाणा के सांसद भाई नायब सैनी जी, पूर्व मंत्री और हमारे इलाके के वरिष्ठ नेता राव नरवीर सिंह जी, हरको बैंक के चेयरमैन भाई अरविंद यादव जी, सैनी सभा के प्रधान भाई शशि भूषण सैनी जी, सैनी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलबाग सिंह सैनी जी, नारनौल से हमारी आई बहन जो वहाँ की नगर निगम की चेयरमैन भी रही, सैनी समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों और मेरे नौजवान साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले हिंदुस्तान के सामाजिक न्याय के आंदोलन में, हिंदुस्तान की सामाजिक अस्पृश्यता को हटाने में, स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने में और आज जिस नए हम आधुनिक भारत की कल्पना करते हैं उसमें संस्कृति के, समाज सुधार के अग्रणी नेता के रूप में इस लंबे समय में उन्होंने देश के लिए बड़ा कार्य किया। ज्योतिबा फुले ने उस सदी में काम किया जब इस देश में अस्पृश्यता अपने चरम पे थी। इस देश का मेहनतकश किसान, इस देश का गरीब आदमी शिक्षा से भी वंचित था और धन से भी वंचित था। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देश भर में जब भी सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने की बात करता हूं, जब भी भारतीय जनता पार्टी की एक निष्ठा जिसको हम कहते हैं समतामूलक समाज की स्थापना, उसकी चर्चा कहीं करता हूं तो मेरा मन हमेशा ज्योतिबा फुले के विचारों, उनके जीवन, उनकी कार्यपद्धति के प्रति हमेशा उनके प्रति मेरा सिर झुकता है। ज्योतिबा फुले ने एक बहुत बड़ा नारा दिया और नारा क्या दिया उन्होंने, इस पूरे पिछड़े समाज को, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, उसको एक बहुत बड़ा मंत्र दिया। ज्योतिबा कहा करते थे, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त नहीं तो अनर्थ हुआ, अनर्थ हुआ तो सुख हुआ। ज्योतिबा की भावना क्या थी? ज्ञान बिना तो गति गई। जिसके पास शिक्षा नहीं हुई तो उसके जीवन में किसी प्रकार का संचालन नहीं। अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो उसके जीवन में कोई गति नहीं है, और जिसके जीवन में कोई गति नहीं है उसकी मति गई। वो फिर जीवन में कुछ आगे बढ़ने की बात सोच नहीं सकती। और जिसकी फिर मति चली जाएगी तो उसके हाथ में वित्त भी नहीं आएगा, फाइनेंस भी उसके हाथ में नहीं आएगा। और जिसके पास ज्ञान बिना गति नहीं, गति बिना मति नहीं, मति बिना वित्त नहीं, वित्त नहीं तो अनर्थ हुआ। कहते हैं कि ऊपर वाला किसी को बदनसीबी ना दे, और अगर बदनसीबी दे तो गरीबी ना दे। तो गरीबी इतनी बड़ी चीज है जिसके कारण आदमी का अनर्थ होता है, और अनर्थ हुआ तो शुक्र हुआ। इसलिए सबसे बड़ा जो ज्योतिबा ने अपने जीवन में काम किया
वो शिक्षा को लेकर के किया। समाज इतना आपस में बटा हुआ था। उससे पहले हमारे देश में बड़ी सामाजिक सुधार की परंपरा चली। कबीर हुए, नानक हुए, तुलसी हुए, रैदास हुए, पीपा हुए, गुरु घासीदास हुए, इन सब लोगों ने मध्यकाल में समाज को जाति की अवस्था से उठाने के लिए, छुआछूत का भेदभाव हटाने के लिए समाज में बड़े परिवर्तन मूलक, भक्ति मूलक शिक्षा के सूत्र दिए। कबीरदास जी तो कहा भी करते थे कि साधु की पूछो न जाति कोई, जो साधु जो हरि का को भजे वो हरि का हो। लेकिन उसके बावजूद भी समाज में जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर एक अस्पृश्यता का वातावरण था और समाज का एक बड़ा वर्ग था जो शिक्षा से वंचित था। और बड़े वर्ग में भी ज्योतिबा इस बात को जानते थे, केवल समाज में पुरुष ही शिक्षा से वंचित नहीं था, बड़े वर्ग में 100% में से 90% महिलाएं भी शिक्षा से वंचित थी। और ऐसे में उनको शिक्षित करना, ज्योतिबा ने पूना में महिलाओं के लिए शिक्षा का विद्यालय खोला। लेकिन समाज की मनोवृत्ति कैसी थी? लोगों ने ज्योतिबा का आक्षेप करना शुरू किया और ये कहा कि ये पुरुष होकर स्त्री को कैसे पढ़ा सकता है। ज्योतिबा को लगता था कि नहीं, शिक्षा देना तो बड़ा काम है। तो उन्होंने सावित्रीबाई को तैयार किया। सावित्रीबाई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं। ज्योतिबा सावित्रीबाई को रात भर पूरा अध्ययन तैयार कराते थे। सावित्रीबाई उसको एज इट इज सुबह सबके सामने उस विषय को रखा करती थी। ज्योतिबा ने कभी भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां उनके जीवन में आई, अनेक प्रकार के लोगों ने उनके जीवन में विरोध किया, अनेक प्रकार के लोगों ने उनका आर्थिक रूप से तबाह करने की कोशिश करी। लेकिन ज्योतिबा को महात्मा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा की इस अलग को जगाने के लिए शुरुआत कहीं और से नहीं करी, शुरुआत अपने परिवार से करी। शिक्षा की शुरुआत अपनी पत्नी से करी, उसको शिक्षिका बनाकर करी। और सावित्रीबाई का योगदान कोई बहुत थोड़ा योगदान नहीं है। आज हिंदुस्तान में हम गांव-गांव में जाते हैं, आज गांव-गांव में जो लड़कियों की शिक्षा की बात करती है, आज हमारे सभी ओबीसी समाज की लड़कियां अलग अलग स्कूलों में टीचर बनती हैं और अब तो अलग अलग क्षेत्रों में वकील। और अब तो हमारे इलाके में मैं तो ये कर्ण गौरव की बात कहना चाहूँगा कि हर बार जब आईएएस की सूची आती है तो हमारे अहिरवाल की भी 3-4 लड़कियां जरूर आईएएस बनती हैं। ये शिक्षा लाने वाला विषय कौन था? इसको खड़ा किसने किया? समाज के सारे निम्न वर्ग को, सारी 36 बिरादरियों को अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो ज्योतिबा ने। महात्मा ज्योतिबा का जीवन से बाबा साहब अम्बेडकर भी बहुत प्रभावित थे। बाबा साहब कहा करते थे कि उनके जीवन में जिन 3 लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, उसमें महात्मा बुद्ध थे, कबीरदास जी थे, लेकिन उसमें ज्योतिबा भी थे। और आपको ये पता होगा कि ज्योतिबा ने उस समय पूरे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज बनाया। सत्यशोधक समाज की कल्पना क्या थी? आप मान के चलो कि उस 19वीं शताब्दी का शुरुआत का दौर था जहाँ शिक्षा पे इस प्रकार की पाबंदियां लगी हुई थी, महिलाओं की शिक्षा पे इस प्रकार की पाबंदियां लगी हुई थी, समाज में एक किस्म की जड़ता थी। और इसलिए उस जड़ता को रोकने के लिए उन्होंने जो सत्यशोधक समाज बनाया, उस सत्यशोधक समाज ने सबसे पहला काम किया, छुआछूत का विरोध किया। समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, समाज में सब एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के रखवाले हैं। क्योंकि कबीरदास जी कहा करते थे कि साधो एक रूप सब माही। कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर पद आता है जिसमें कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि साधो एक रूप सब माही, अपने मानही विचार के देखी और दूसरों नाही। सब एक ही रूप में है, ये तो अपने मन के विचार में अपन अलग अलग है और दूसरों नाही। एके त्वचा रुधिर पुनि एके, चाहे आदमी बड़ा हो छोटा हो, किसी जाति का ऊपर और नीचे आदमी हो, एक ही त्वचा, किसी की त्वचा दूसरी नहीं है, सबके एक जैसी त्वचा है। एक त्वचा रुधिर पुनि एके, विप्र शूद्र के माही। चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, किसी की न तो त्वचा अलग है न किसी का खून अलग है। और अब तो साइंस ने भी देख लिया है कि कोई भी किसी का जो O+, B+, A+ खून जो देता है वो किसी की जाति के आधार पर नहीं होता। मनुष्य ने सबको एक बनाया,
और ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज में जो सबसे बड़ी प्रेरणा पूरे भारत के समाज को दी, वो छुआछूत का विरोध के लिए। दूसरा जो ज्योतिबा का सबसे बड़ा विषय था वो शिक्षा था। ज्ञान के बारे में जो उन्होंने कहा मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है। तीसरा जो ज्योतिबा ने उस समय के समाज में जो बड़ी चेतना का काम किया, बाद में हमारे यहाँ कानून बना और आज तो बहुत बड़ा विषय आया। ज्योतिबा ने सबसे पहले दहेज प्रथा का विरोध किया। लड़कियां दहेज की वस्तु नहीं है, लड़कियां स्वाभिमान का विषय है, लड़कियां गौरव का विषय है, लड़कियां सम्मान का विषय है। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कार्यक्रम किया। इसके मूल में ज्योतिबा जैसे लोगों की प्रेरणा है। और उससे बड़ी बात, उस समय की एक और सामाजिक कुरीति के खिलाफ ज्योतिबा लड़े और वो था बाल विवाह। और इसलिए आज तो सरकार ने पूरी तरीके से तय किया है और हमारे समाज में जो जागृति का विषय आया है कि बाल विवाह जो है उसको पूरी तरीके से समाज में दरकिनार करा। ज्योतिबा का बनाया हुआ वो जो पूरा मूवमेंट था वो उस समय पूरे देश में इतना चला था। बाद में अंग्रेजों को भी बाल विवाह के लिए चारदा एक लाना पड़ा था। ज्योतिबा का एक और बड़ा विषय था, उन्होंने पुत्र गोद दिया था यशवंत, और ज्योतिबा ने सबसे पहले विधवा विवाह को शुरू किया। हमारे देश में स्त्रियां अगर अपने छोटे समय में विधवा हो जाती थी तो बाद का जीवन अभिषिक्त रूप में उनको जीना पड़ता था। विधवा विवाह की शुरुआत ये ज्योतिबा ने कराई और न केवल कराई, उन्होंने दृढ़ता के साथ समाज में सब लोगों से लड़ाई लड़ी। लेकिन महात्मा ज्योतिबा को अगर आज हम याद करते हैं तो उसके इस योगदान के लिए याद करते हैं। हम सब मान करके चलें कि हम अपने जीवन की दो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। एक अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, एक अपने समाज को चलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो समाज को चलाने और रोजी रोटी के लिए ज्योतिबा ने कभी अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं करी। अपने पास पैसा रहा या नहीं रहा, उनके मन में हमेशा पूना में उस स्कूल को चलाने की थी। एक समय ऐसा भी आया जब पूना का स्कूल छोड़ के उनको वापस से जाना पड़ा, लेकिन उनके मन में एक ही विषय था कि मेरे को समाज के लिए, मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है। पर इसलिए जितनी भी बाहरी जो हम तो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ते हैं, लेकिन ज्योतिबा को हम महात्मा ज्योतिबा फुले इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने समाज का जो सामाजिक जीवन था वो मानवाधिकार की लड़ाई के लिए लड़ा। लेकिन ज्योतिबा का जो आंतरिक जीवन था, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी आदमी ऊपर से तो सारे संसार को देखता है, अंदर की यात्रा कैसी करता है। ज्योतिबा ने जो अंदर की यात्रा करी वो अपने आप को भी और समाज को भी ज्ञानवान बनाने के लिए करी। और ये जो ज्ञानवान बनाने की ज्योतिबा की जो ये यात्रा है, इसमें उनका स्त्री शिक्षा का बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए मेरे को अभी कुछ दिनों पहले मैं एक पुस्तक ज्योतिबा के बारे में पढ़ रहा, क्योंकि मैं संसद में भी जब भाषण दिए हैं और संसद में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार एक बहुत बड़ा विषय किया, इस देश का जो ओबीसी समाज है, जो इस देश का मूल समाज है, वो एक लंबे समय से ये मांग करता था कि ओबीसी समाज को सरकारी नौकरियों में अपना स्थान प्रदान किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि देश को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद संविधान में आर्टिकल 340 आया। जब आज़ादी मिली तो काका कालेलकर कमीशन बना। काका कालेलकर कमीशन ने 1952 में बनने के बाद अपनी रिपोर्ट दी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, काका कालेलकर कमीशन 1952 में बनने के बाद भी देश में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं हुआ। ये कड़वा सच है। आज कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि हमें क्यों देश याद नहीं करता, क्योंकि जब तक कांग्रेस रही इस देश में ओबीसी का कभी भी जो आरक्षण था वो लागू नहीं हुआ। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद मंडल कमीशन की रचना करी और जनता पार्टी की सरकार 1979 में चली गई। मंडल आयोग ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी काका कालेलकर कमीशन की तरह बक्से में बंद कर दिया। आखिर जब मंडल आयोग की रिपोर्ट भी जब लागू हुई, जब 1989 में वीपी सिंह की सरकार आई और रामविलास पासवान और भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों ने बाहर से समर्थन दिया, इस देश से कांग्रेस गई, तब देश में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया।
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इंदिरा साहनी का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट दिया और ये कहा कि जो बैकवर्ड क्लास है रिजर्वेशन, ये संविधान के हमारे नीति निर्माताओं ने दिया था, इसको देने में देरी करी। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार एक जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है इसके लिए एक एक्ट लेकर के आए। एक्ट तो आया लेकिन वो एक्ट कुछ लेस आया। उस एक्ट को इतनी पावर नहीं दी गई कि वो सरकारी संस्थानों को कह सके कि इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण क्यों नहीं हुआ। एक्ट को, उस बैकवर्ड क्लास कमीशन को पावर नहीं दी गई। संसद में हम सब लोग लगे रहे, हम सारे बैकवर्ड क्लास के सांसद लगे रहे। इवन कांग्रेस के समय में भी उनके जो बैकवर्ड क्लास के नेता थे वो भी कहा करते थे, आपने बैकवर्ड क्लास तो बना दिया, आपने बैकवर्ड क्लास कमीशन तो बना दिया, लेकिन बैकवर्ड क्लास कमीशन को संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं दिया। बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक आयोग का दर्जा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने बैकवर्ड क्लास को उसका दर्जा दिया। राज्यसभा में उसकी सेलेक्ट कमेटी बनी, मैं सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन बना। मेरे को लोगों ने पूछा, मैंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैकवर्ड क्लास कमीशन के कानून बनाने के चेयरमैन के नाते कमेटी का चेयरमैन मेरे को रखा। और मित्रों, जब इस कानून को बनाया गया तो मैं आज बड़े सम्मान के साथ कहता हूं, मैं अगर किसी एक महापुरुष की किताब पढ़ता था और मैं मानता था कि भारत में सामाजिक न्याय को लाने का काम किया, तो मैं अपने दिल से कहता हूं वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आज देश का पिछड़ा वर्ग इस बात के लिए मानता है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। मित्रों, सरकार में आने के बाद पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक लंबे समय से विषय पेंडिंग पड़ा हुआ था। वो था कि मेडिकल कॉलेजों में जो परीक्षा है उसमें हमारे बैकवर्ड क्लास के बच्चों को प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मेडिकल क्लास कॉलेज की जो सीटें हैं इसमें आरक्षण देने का काम किया ये हमारी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और आज मैं ये पिछले 2 नीट की परीक्षा से देख रहा हूँ, हमारे बहुत सारे समाज के बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। दूसरा एक और विषय आया, हमें लगा कि अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ना है, पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है, तो इनकी बुनियाद में ही इनको अच्छे स्कूल मिलने चाहिए। देश भर में केंद्रीय विद्यालयों का जाल था, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता था, बैकवर्ड क्लास के बच्चों का एडमिशन नहीं होता था। जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में 27% आरक्षण देने का काम किया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया। मित्रों, मैं ये कहता हूँ कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में लंबे समय तक मैंने काम किया है, विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन में काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि हमारी पार्टी नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। ज्योतिबा जिस ज्ञानवान समाज को बनाने की बात करते थे उसमें एक बहुत बड़ी बात थी। हम ये जानते थे कि विश्वविद्यालय में रोस्टर प्रणाली लागू थी, रोस्टर प्रणाली होने के कारण सिंगल पोस्ट लागू थी, सिंगल पोस्ट के कारण सिंगल पोस्ट निकलती थी। हमारे जो बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे थे वो इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं हो सकते थे। संसद में कानून को लाया गया और सिंगल पॉइंट को हटा करके रोस्टर प्रणाली में आरक्षण को पूरी तरीके से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में देने का काम किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। लेकिन मित्रों, ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है ये किसी एक संघर्ष, किसी एक वर्ग के विरुद्ध नहीं है, ये आपस में लड़ाने की बात नहीं है। हम ये जानते हैं कि बैकवर्ड क्लास का जो 27% आरक्षण है वो आरक्षण पूरा मिलना चाहिए, लेकिन हम समता मूलक समाज में आपस में संघर्ष नहीं चाहते। इसलिए जो गरीब स्वर्ण लोग हैं उनको भी 10% आर्थिक आरक्षण देने का काम किया, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके किया। आखिर हम क्यों चाहते हैं? आखिर ये क्या बात है? ये समता मूलक समाज का स्वभाव क्या है? पंचतंत्र में एक बहुत अच्छी कहानी आती है, वो कहानी से आपको ध्यान में आएगा। उसमें एक आता है कि भगवान ने एक ऐसा पक्षी बनाया जिसके 2 मुंह थे, वो 2 मुंह से खाना खा सकता था। दोनों मुंह अलग अलग खाना खा सकते थे। एक मुंह खाना खाता था तो दूसरे को पता लगता था ये क्या खाना खा रहा है। शरीर एक ही था लेकिन पक्षी के मुंह 2 थे। एक बार क्या हुआ कि जो एक मुंह था उसको कहीं से बहुत अच्छा मीठा भोजन मिला, उसी की चोट मीठे भोजन की तरफ जाती थी। उसने हंस हंस कर मीठा भोजन खाना शुरू किया।
और बगल वाले को थोड़ा मन में लगा, उसने कहा भाई मुझे भी दे दे। उसने कहा नहीं, ये तो मीठा मेरे हिस्से का है, इसको मैं ही खाऊंगा। बगल वाला मन महसूस करके रह गया। उसको लगा मैं क्या करूं, कोई बात नहीं। उसने जब मीठा खा लिया तो बगल वाले ने कहा कि मेरे पास जहर की पुड़िया है, एक काम करता हूँ मैं जहर खा लेता हूँ। जब वो जहर खाने लगा तो ये रोने लगा, क्योंकि पेट तो दोनों का एक ही था। ये जहर खाता तो वो मरने लगता, तो उसने कहा मत खा। उसने कहा नहीं, जब तुम मीठा नहीं बांट सकते तो मेरे को तो जहर ही खाना पड़ेगा। समाज के वर्गों में, समाज को अगर आपस में बांटना है, अगर समाज का एक वर्ग संपन्न है तो फिर दूसरे के पास क्या स्थिति होगी। दोनों वर्गों को समान गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार मिले, तभी एक भगवान का बनाया हुआ संसार रह सकता है। और गरिमापूर्ण जीवन का अर्थ क्या है? सब लोगों तक पानी, सब लोगों तक बिजली, सब लोगों तक स्वास्थ्य, सब लोगों तक सम्मानपूर्वक जीवन। इसको अगर देने का किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की गरीब कल्याणकारी योजना ने किया है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो उजाला योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो जनधन योजना हो, सब योजनाओं में हर गरीब तक उसका हक का पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। और सरकार ने काम पहुंचाने का काम ऐसा नहीं है 5-10 सालों में किया, हमने सबने देखा है। पिछले 2 साल में हमने कोरोना की लड़ाई को लड़ा है। कोरोना की लड़ाई में, उसके कोरोना की लड़ाई के बाद अगर इस देश में वैक्सीन का उत्पादन करके और स्वदेशी वैक्सीन से 125 करोड़ लोगों को टारगेटेड टाइम में टारगेटेड डिलीवरी देने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। ज्योतिबा के जीवन का सपना था कि एक ऐसा समाज बने जिसमें 2 मुंह तो हो लेकिन बराबर का हिस्सा सबका हो, जिसमें 2 मुंह तो हो लेकिन बराबर की भागीदारी सबकी हो। समाज ऐसा हो जिसमें एक दूसरे के प्रति सह अस्तित्व से जीवन जीने का तरीका हो, जिसमें शोषण ना हो। और आज भारत जिस बुनियाद पर खड़ा है, आज प्रधानमंत्री जी जिस सरकार को लेकर के चल रहे हैं, वह सरकार ज्योतिबा के सपनों को पूरा करने वाली है। यहाँ पर सैनिक सभा के लोग कह रहे थे कि हमारे विद्यालय के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो सांसद तो राजस्थान से हूँ, लेकिन अगले सत्र में मेरे पास जो अन्य राज्य के लिए छोटा सा कोटा आता है वो तो मैं दे ही सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और जिसको मैं आप कई जगहों पे प्रयोग के तौर पे भी कर रहा हूँ। मैंने अपने गांव में बच्चों के लिए एक ई-लाइब्रेरी को शुरू किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज्योतिबा उस समय में अगर स्त्री शिक्षा की बात कर रहे थे, तो आज अगर हमारी बेटियों को अगर आगे बढ़ना होगा, हमारी लड़कियों को अगर आगे बढ़ाना होगा, तो अब केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, उनको डिजिटल शिक्षा में भी सामर्थ्यवान बनाना होगा। उनको उन सारे डिजिटल इक्विपमेंट से और टेक्नोलॉजी से हमें मजबूत करना होगा, जिससे वो आने वाले समय में दुनिया में अपना नाम कमा सके। और इसलिए मैं सैनिक सभा को एक आमंत्रण जरूर देता हूँ कि आपके यहाँ अगर कोई आप ई-लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव करेंगे, तो ई-लाइब्रेरी की ट्रेनिंग, उसको बनाने का काम, उसको चलाने के लिए आपका सहयोग, बच्चियों को सक्षम बनाने के लिए कैरियर गाइडेंस, ये जो मेरी संस्था मेरे गांव में करती है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। और सैनी महासभा के माध्यम से पिछड़े वर्ग की बच्चियों के लिए यहाँ पर हम कोचिंग का काम शुरू कर सके, मैं पूरी तरीके से अपना प्रस्ताव देता हूँ कि मैं आपके साथ मिलकर के वो काम करने को तैयार हूँ। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना विषय समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि ज्योतिबा को नमन करना किसी व्यक्ति के लिए अपने शब्दों के लिए सीमित नहीं है। उनके जीवन की, उनके सत्यशोधक समाज की बहुत सारे साहित्य को मैंने पढ़ा है, लेकिन कुछ पंक्तियाँ कहकर के ज्योतिबा के लिए मैं अपना विषय समाप्त करना चाहूँगा। जीवन जिसका ज्योति पुंज है, मन गंगा जल धारा है, ऐसे प्यारे सत्पुरुष को शत शत नमन हमारा है। ज्योतिबा की इस पुण्यतिथि पर हम सबकी ओर से, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग समाज की ओर से, वो हमारे महानायक थे, हम उसको नमन करते थे। और अभी 2 दिन पहले मैं पटना में था। हमारा तो ये बहुत बड़ा समाज है, राजस्थान में माली है, यहाँ पे सैनी है, कहीं पे हमारे कुशवा है, कहीं पे हमारे मौर्य है, और ये जो सारे हमारे समाज के भाई हैं। 2 दिन पहले ही मैं पटना में था। और केवल ज्योतिबा आपके लिए गौरव का विषय नहीं है,
पटना में हमने पूरे कुशवा समाज की ओर से सम्राट अशोक की जयंती बनाने का काम किया। सम्राट अशोक भी कुशवा समाज से निकले हुए थे, जिन्होंने भारत में इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करी थी जो भारत का स्वर्णिम काल कहलाता है। और सम्राट अशोक की जयंती के दिन छुट्टी कराने का भी जो काम किया बिहार में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इसलिए आपको गौरव होना चाहिए कि सम्राट अशोक से लेकर के ज्योतिबा फुले तक हमारे जो महानायक है समाज के, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और इस देश का पिछड़ा वर्ग, इस देश का ओबीसी समाज अपने आप को धन्य मानता है कि सही समय पर ज्योतिबा जैसे महापुरुषों ने आकर हमारे समाज के जीवन में जो परिवर्तन लाया है, यही परिवर्तन आने वाले समय के आत्मनिर्भर भारत को और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ओबीसी समाज की एकता को, ओबीसी समाज को मजबूती देने के लिए ज्योतिबा ने जो हमारे जीवन में परिवर्तन सुझाए हैं, उसको और उस संकल्पों को लेकर हम सब लोग आगे बढ़े। यही ज्योतिबा के लिए आज हमारी सबकी तरफ से संकल्प और ज्योतिबा के प्रति हमारी जो विनम्र प्रार्थना है वो यही होगी। जय हिंद, जय भारत। समाज का उत्थान किया। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि आज सदियों के बाद भी हम उनको याद करते हैं। जिन लोगों ने उनके समय में साथ बिताया होगा, उनको पता उन्होंने कितनी कुर्बानी दी और कितनी यातनाएं झेली होंगी। मैं भी भुगत भोग रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो हमारे घर पे 36 बिरादरी का हुक्का होता था और बहुत से लोग पिताजी मंत्री थे। तो अहीरवाल में वर्षों के बाद किसी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला है, ये भी मुबारकबाद के पात्र हैं। आज अहीरवाल इनकी तरफ निगाहें लगाए बैठा है कि हमारे इलाके का विकास होगा। मैं मानता हूं कि भाई भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में अपने अहीरवाल का और समस्त हरियाणा का और भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करेंगे। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। दोपहर 4 बजे के आप सब लोग बैठे हैं। भारत माता के। हमारे बीच में आज ऐसे महापुरुष जो शिक्षा के अग्रदूत हुए, उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर आज यहाँ शामिल हुए। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री परमादरणीय भूपेंद्र यादव जी, जो ओबीसी समाज की रीढ़ की हड्डी है, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में ओबीसी समाज आज ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे महान नेता आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हमारे बीच में है। मैं आज पूरे समाज की तरफ से आदरणीय भूपेंद्र जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में पूर्व में हरियाणा सरकार में बहुत ही लोकप्रिय मंत्री रहे, क्योंकि मैं तो छोटा मंत्री था और राम साहब बड़े मंत्री थे। इनकी देखरेख के अंदर ही मैं काम करता था। राम नरवीर जी और हमारे हरको बैंक के चेयरमैन आदरणीय अरविंद यादव जी, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिलबाग सिंह जी सैनी, पूर्व में राष्ट्रीय ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के अध्यक्ष श्रीपाल सैनी जी, चेयरमैन नगर पालिका नारनौल श्रीमती भारती सैनी जी, सैनी सभा रेवाड़ी के प्रधान आदरणीय शशिभूषण सैनी जी, उप प्रधान हरि सिंह जी सैनी, धर्मेंद्र सिंह जी, सर्वेश सैनी जी हमारे कोषाध्यक्ष, गिरधारी लाल जी, सुंदर लाल जी, सुभाष सैनी जी, सैनी स्कूल रेवाड़ी संस्था के मैनेजर और उपस्थित
सभी महानुभाव, आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे महान व्यक्तित्व की जन्म जयंती के अवसर के ऊपर एकत्र आए हैं, जिसने अपना पूरा जीवन समाज के गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े समाज को उठाने के लिए और उसमें फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपना जीवन लगाया। ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती के ऊपर हम यहाँ पर एकत्र आए हैं। मुझे गर्व है कि अभी पिछले महीने मन की बात का कार्यक्रम चल रहा था और मैं वो मन की बात का कार्यक्रम देख रहा था। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन के ऊपर उस मन की बात कार्यक्रम में लगभग 8 मिनट तक चर्चा की, उस आधे घंटे के कार्यक्रम में। यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस समाज को उठाने के लिए अपने जीवन को समाज के लिए अर्पित किया, इस देश के लिए अर्पित किया, ऐसी महान विभूति का हम जन्म दिवस मना रहे हैं। और उन्होंने अपने जीवन में जब पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब व्यक्ति शिक्षा के लिए वंचित रहता था, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस समय के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले ने उन लोगों को शिक्षित करने का काम किया। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने ऐसे लोगों को शिक्षित करने का तो काम किया, परंतु जो सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया, उन्होंने जो हमारी बेटियां जो स्कूल में आज से 1842 वर्ष में जब उनको शिक्षित करने के लिए अपराध माना जाता था, उस समय के अंदर उन्होंने बालिका स्कूल खोल करके महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। जब कोई भी महिला उन बच्चियों को पढ़ाने के लिए नहीं आती थी, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और उसने कंधे से कंधा मिला करके महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ उन स्कूल के अंदर बच्चियों को पढ़ाने का काम किया। और उन कठिन परिस्थितियों के अंदर जब वो स्कूल के अंदर जाती थी, लोग उसके ऊपर कीचड़ तक फेंक देते थे, उसके कपड़े खराब हो जाते थे, परंतु अपने मिशन से वो पीछे नहीं हटी और महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधा मिला करके माता सावित्रीबाई फुले ने उन बहनों को, बेटियों को शिक्षित करने का अधिकार दिया। वो पहली महिला शिक्षिका इस देश की थी। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आज हम सब आदरणीय भूपेंद्र यादव जी सुनने के लिए आए और मैं ये निवेदन भी करना चाहूंगा आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से, क्योंकि इस शिक्षण संस्थान में मैं पीछे आया था और मेरे ख्याल से जब कमेटी मुझे मिली थी तो उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि आज तक किसी ने सरकार की तरफ से डोनेशन नहीं यहाँ पर आई है। और आज मैं ये आपके अपील भी करना चाहूंगा कि समाज के इस स्कूल के उत्थान के लिए, जिसमें 36 बरादरी के बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए इसका जरूर सहयोग करने का काम करें। मैं ये अपील आपके समक्ष करना चाहूँगा। आप सबको इस शुभ अवसर के ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जन्म जयंती, आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज पूरे देश के अंदर उनके दिवस को मनाने का ये कार्य किया जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भी
हर जिला स्तर के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले की इस जयंती के भव्य कार्यक्रम वो हो रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत माता की।